Hello everyone, welcome in my YouTube channel British Illiterate. Children, today we are going to see another poem of class 10 literature, Fire and Ice. It is also written by Robert Frost. And not to spend much time, I would like to inform you one thing that I have already uploaded the life and work of Robert Frost in the previous poem. If you want to go with the complete detail of his life and history, you must watch the previous poem. And children, the very important thing in this poem is that this is a poem based on comparison, based on human emotion. So you have to pay your complete attention while we will be discussing the complete poem. You will find here line by line explanation, poetic devices, and its explanation also. Important question and answer that I will deal with the last. So let's come to the poetic lines and its explanation. स्टूडेंट्स, पोयम का जो नाम है यानी फायर एंड आइस, मैंने आपको समझाया कि फायर एंड आइस जो है अपने नाम के विरुद्ध है, या फिर यूं कह लें कि अपने नाम को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जो इनकी मीनिंग है वो मीनिंग कुछ और है। इनके पीछे का जो मीनिंग है, मतलब इनकी जो एक हिडन सेंस है, आप उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फायर का मतलब वैसे तो आग होता है, लेकिन यहाँ पर फायर का मतलब है ह्यूमन डिजायर्स, मनुष्य की जो डिजायर्स है, अभिलाषाएं जो है जीवन की। अब हमारी जो इच्छाएं होती है अनंत होती है, ये उस अभिलाषाओं के बारे में बात की है। दूसरी बात यहाँ पर हुई है आइस की। आइस का मतलब वैसे तो बर्फ होता है, या फिर बर्फ का हम लोग गोला मान लेते हैं सिंपल। लेकिन यहाँ पर आइस का मतलब हमारे लाइफ में ना तो कोल्डनेस से है, ना फिर हमारे मतलब की बर्फ से है। ये आइस का मतलब है हैट्रेडनेस ऑफ पीपल्स माइंड, हमारे मन की सोच। अब दो चीजें याद रखिएगा, मैंने कहा फायर का मतलब है ह्यूमंस डिजायर और आइस का मतलब है ह्यूमंस हैट्रेडनेस, राइट। चलिए आते हैं पॉइंट के लाइन में, पोएम के लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोगों का कहना है कि यह जो दुनिया है वह एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको खत्म होना है। तो इनका कहना है कि अगर दुनिया कभी खत्म हुई तो मेरे नज़र से फायर में खत्म हो जाएगी। यानी कि लोगों की जो अभिलाषाएं हैं, इतनी अनंत अभिलाषाएं हैं, उसे प्राप्त करने में लोग इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि वो कुछ भी देखना भूल जाते हैं। और मनुष्य उन चीजों को कंप्लीट करने में, प्राप्त करने में, हासिल करने के लिए, अपनी इच्छाओं को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जिसके कारण युद्ध होता है, जिसके कारण आप कई जगह पर अभी आप वॉर देख रहे होंगे। एक यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर चल रहा है, ये कुछ नहीं है, लोगों की जिद है, एक एक्सट्रीम विलिंगनेस है किसी चीज को पाने की, और जो उसे क्या करते हैं, उनके लाइफ के एकदम डार्क होल की ओर उसे ले जाया जाता है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, की कुछ लोगों का कहना है कि तुम्हारी लालच, तुम्हारी झूठी अभिलाषाएं, तुम्हारा जो कुछ पाने का सपना है, तुम्हारा जो कुछ और का जो झूठी लालसा है तुम्हारे अंदर, वो एक दिन दुनिया को क्या करेगी, तबाह कर देगी। तुम का मतलब पीपल, सम से ही नाइस। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सिर्फ फायर ही नहीं, लोगों के मन में जो नफरत है, आइस जो है, हैट्रेड जो है, वो हैट्रेड सम जो है लोगों का, वो भी दुनिया को तबाही की ओर ले जाने के लिए काफी है। अब दो तरह के लोग हैं, दो तरह के ओपिनियन है हमारे पास। एक कहते हैं फायर में, एक कहते हैं आइस में। अब आप उसको समझने की कोशिश करिएगा कि जिन मन में, जिस व्यक्ति के मन में झूठी अभिलाषाएं हैं चीजों को प्राप्त करने की,
उसके मन में नफरत ऑब्वियसली पैदा होगा। हम मनुष्य की छोटी छोटी आशाएं बड़ी बनती जाती है। जब हमारे पास कुछ ना हो तो हम साइकिल खरीदना चाहते हैं, साइकिल हो तो हम एक छोटी सी मोटर गाड़ी खरीदने चाहते हैं, फिर हम मोटर कार पे आ जाते हैं, फिर हम लोग एरोप्लेन पे आ जाते हैं। यानी हमारी इच्छाएं अनंत होती और हम उसको करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। अब यहाँ कवि कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि जहां तक मैंने डिजायर्स को समझने की कोशिश करी है, तो मैंने क्या पाया कि जो डिजायर है लोगों का, वो दुनिया को जल्दी खत्म कर देगी। लोगों को कुछ और की जो भावना है लोगों के मन में, उससे दुनिया सबसे पहले खत्म हो जाएगी। वो दुनिया को पहले डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाने के लिए काफी है। इसलिए वो कह रहे हैं, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। वो कह रहे हैं कि मैं भी अपना पक्ष जो है उन लोगों के तरफ रखता हूं जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी, दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, दुनिया मनुष्य के जो एक्सट्रीम डिजायर्स ऑफ getting something more in the life, whoever they are thinking like that, I am supporting those. He wanted to say, from what I have tasted of desire and the willingness of having something more in the life, due to that I hold those people who favor fire. कि मैं भी उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो लोग क्या करते हैं, फायर को सपोर्ट करते हैं। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट में चले जाते हैं। पोयम का आखिरी 5 लाइन। अब यहाँ क्या कहते हैं कवि, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। ईट का मतलब क्या हुआ, ईट का मतलब उस दुनिया से है, इस वर्ल्ड से है। ध्यान रखिएगा, ये जो ईट है वो इसका मतलब है कहाँ से, इस दुनिया से। वो कह रहे हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, दुनिया किससे है चिल्ड्रन, दुनिया किससे है, दुनिया हमसे है, आपसे है। तो कह रहे हैं कि अगर किसी को मृत्यु, किसी के लाइफ में डिस्ट्रक्शन का दोबारा आना हुआ, तो जो आपके अंदर पल रहा नफरत है लोगों के प्रति, जो मनुष्य अभिलाषाओं को प्राप्त करते करते सबके प्रति जो नफरत फैला लिया है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो मैं जानता हूं उस नफरत के विषय में, मैं जानता हूं उस नफरत के बारे में, मैं जानता हूं कि नफरत कितना घातक है, कितना खतरनाक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि डिस्ट्रक्शन लाने के लिए दुनिया, आइस इज ऑल्सो ग्रेट। मनुष्य का जो नफरत है वह भी काफी है, वह भी सफिशियंट है। क्या करने के लिए, दुनिया को दोबारा मृत्यु देने के लिए। पेरिस ट्वाइस मतलब दुनिया में दोबारा अगर दुनिया को विनाश होना पड़े, विनष्ट होना पड़े, खत्म होना पड़े, तो जितना फायर है, जितना फायर इसको बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रक्शन ला सकता है, उससे के बराबर में और उनसे कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्शन प्रभावशाली होगा। यह भी उतना ही सफिशियंट होगा दुनिया को क्या करने में, खत्म करने में। आप समझ सकते हैं कि पोएट सबसे पहले उन लोगों के समर्थन में खड़े होते हैं जो फायर को सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि फायर आपकी झूठी अभिलाषाएं, आपके मन में जो आपका इमोशन है, क्या इमोशन, किसी चीज के पाने के प्रति, वो इमोशन दुनिया को पहले तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। और दूसरा आइश मतलब आपका जो हेट्रेडनेस है लोगों के प्रति, हेट्रेडनेस जो आपको किसी चीज को पाने के प्रति हुआ। सोच करके देखिए ना, अगर कोई चीज आपको पसंद आ गया, किसी व्यक्ति के पास एक सुंदर सा ड्रेस है या सुंदर सा पेन है या कुछ है, हम उसको क्या कहते हैं ना, वो हमारे पास नेक्स्ट डे होना चाहिए। मैं उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता हूँ, और जब वो मुझे नहीं मिलता है तो उसके प्रति हमारा नफरत हो जाता है। और वो नफरत लड़ाई, फिर लड़ाई का विकराल रूप हो जाना, और फिर हमारे रिश्ते, हमारे जो अच्छे रिलेशन होते हैं वो एंड की ओर चले जाते हैं। इससे ये चीज साबित होता है कि हमारा लाइफ, हमारा जो ये लेविज्म है हमारे जीवन का, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर के चला जाता है। The poem is almost that. Now we are coming to simple tell you about the poetic devices and all. Okay, so let's come to the
poetic device, children. Okay. As I have told you about the poetic devices, even in the last video that we have done for Dust of Snow, now again we are going to do rhyming scheme. Children, before coming to this rhyming scheme, how it works actually, I would like to tell you something. That simple rhyming schemes comes with a last form of words. जैसा कि आपको पता है कि किसी भी पोएम के लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड से हम लोगों को राइमिंग स्कीम मिलता है। अब मैंने यहाँ पर दो चीजें देखे होंगे आप लोग। एक पहली चीज तो ये कि मैंने दो तरह के राइमिंग स्कीम आपके सामने रखे हैं। एक राइमिंग स्कीम आपको दिख रहा है सिंपल सा, जो कि किसी भी पॉइंट को क्या करके रखा हुआ है, ये तीन तीन पॉइंट में बांटा हुआ है। क्लियर है? थ्री थ्री वर्ड्स में बांटा हुआ। और एक क्या है कि चार है इधर और पांच है इधर, तो चार और पांच कितने हो गए? 9 हो गया आपके पास। क्लियर हो गया? ध्यान में रखिएगा। तो 4 और 5 हो गया हमारे पास 9। अब ये बातें सुनिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि पोएटिक डिवाइस का जो मतलब होता है। एक तो इन्होंने, पहले मैंने कहा कि ये जो पोयम है वो सिंगल राइमिंग पोयम है, जो कि 9 सेंटेंस में लिखे हुए हैं। तो अगर मैं उसे ट्रेरजा राइमा के तौर पर बांटता हूँ, यानी कि तीन तीन वर्ड स्टेटमेंट के तौर पर बांटता हूँ अगर हम लोग, तो उसका राइमिंग स्कीम होगा हमारा ए बी सी और बी सी बी। अब अगर आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज आते हैं तब आप दोनों देखिएगा कि सर हमारे 4 पॉइंट को देखे गए हैं, 4 लाइन को लिए गए हैं या 4 से ज्यादा लिए गए हैं। क्लियर है? तो उस चीज को आप समझने का कोशिश करिएगा। फर्स्टली एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिखा हो फर्स्टली इट वाज काउज्ड बाय प्रोफेसर डांटे। प्रोफेसर डांटे जो थे उन्होंने सबसे पहले टेरजा राइमा को यूज में लाया था। हाँ, टेरजा राइमा जो कि आपके सामने है, ए बी ए या बी सी बी, इस तरह का जो फॉर्मेट होता है वो राइमिंग स्कीम उनके द्वारा लाया गया था, प्रोफेसर डांटे के द्वारा। और ये दो ब्यूटीफुल वर्क में भी इसे यूज किया गया, एक डिवाइन कॉमेडी और वोड टू द वेस्ट इंड में भी इसे यूज किया गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, एक क्वार्टरन का पार्ट है, जो यहाँ पर क्वार्टरन आपको दिख रहा है और एक स्पेंसरियन स्टैंजा दिख रहा है। अब ये दो चीजें हम लोग बात करें। एक क्वार्टरन है जो कि ए बी और ए का है। अगर हम इसे 4 और 5 लाइन में बांटते तो एक क्वार्टरन है जो कि ए बी ए में लिखा हुआ, और बी सी बी है, यानी कि एक स्पेंसरियन स्टैंजा में यूज किया हुआ। तो स्पेंसरियन स्टैंजा का जो अगर हम लोग देखते हैं तो इसका फिगर ऑफ स्पीच और इसका राइमिंग स्कीम चेंज हो जाएगा, बी सी बी होगा। आप इसे पढ़ करके भी देखेंगे पोएम में। पोएम के अनुसार से पहला का लाइन आपको राइमिंग स्कीम क्या होता है, कैसे निकालना, मैंने पहले ही पढ़ा है, आप उसे पलट करके एक बार देख लो। अब हम लोग आते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच डेफिनेटली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंजेबमेंट की। इंजेबमेंट क्या होता है? अगर कोई भी पोएम की लाइन बिना पंक्चुएशन के यूज के लिखे गए हो तो हम लोग उसे इंजेबमेंट बोलते हैं। तो आपकी ये जो पोएम है 9 लाइन के सिंगल राइमिंग पोएम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो सिंगल राइमिंग पोएम है, यानी कि इसमें इंजेबमेंट होने की संभावनाएं है। इसमें इंजेबमेंट का यूज किया गया है, आप इसे देखें, समझने का कोशिश करें। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वर्ड्स को कितने अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि समझने के बाद आपके प्रॉब्लम्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होंगे एग्जाम में, इसलिए बेहतर है आप बार बार समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन वैसे तो ये पूरा पोएम जो है पर्सोनिफिकेशन यानी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया, पर्सोनिफाइड किया गया है। फायर, मैंने कहा फायर और आइस, ये क्या है? एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। अब ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को इन्होंने क्या किया है कि मतलब जीवंत आत्मा के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर दिखाया है। ये फायर जो है किसी दिन दुनिया को तबाह कर देगा, आइस जो है किसी दिन दुनिया को तबाह कर देगा, यानी कि फायर का मतलब मनुष्य की जो विलिंगनेस है और मनुष्य की जो हेट्रेडनेस है वो दुनिया को समाप्त कर देगी, खत्म कर देगी, तबाह कर देगी। तो तबाही के लाने के लिए मनुष्य जो है, मनुष्य के तौर पर ह्यूमन बींग्स का फेस दिया गया उसे, कि दुनिया को भाई तबाह कर देगी वो ह्यूमन बींग के तौर पर, इसलिए इसे जो है पर्सोनिफाई किया जा रहा है। तो ये कंप्लीट तरीके से फायर एंड आइस जो है एक पोयम है, जिसका इसका फर्स्ट का नाम ही जो है कंप्लीटली पर्सोनिफिकेशन के तौर पर यूज किया गया है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं इसके अगले तीसरे यूज पर, तीसरे फिगर ऑफ स्पीच। थर्ड नंबर एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या करता है? एलिट्रेशन कहता है कि हमें जो है मेरे आसपास के वर्ड्स जो हैं, अगर उसमें कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट यू अंडरस्टैंड,
कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 19 होते हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। तो कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीट होना, ध्यान में रखिएगा। कॉन्सोनेंट लेटर अगर रिपीट कर रहा हो, राइट ना, तो कॉन्सोनेंट लेटर जहां पर रिपीट कर रहे हो उसे हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। अब समझ जाइएगा आप थोड़ा सा, यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर की बात करी जाए तो यहाँ देखिएगा एक एस दिख रहा है आपको कॉन्सोनेंट, और एक यहाँ पर भी एस दिख रहा है, क्लियर है। सेम उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको एफ मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है। तो ये कंप्लीट तरीके से हम अगर कहें तो ये क्या है हमारे लिए, तो ये हमारे लिए क्या है, इलिट्रेशन है। क्लियर हो गया। अब आते हैं एनाफोरा पर। एनाफोरा फिर कुछ इसी तरह के यूजेस को दिखाता है। एनाफोरा क्या सिखाता है हम लोगों को, कि जैसे पोएम की जो लाइनें होती है ना, ये कंप्लीट लाइन है, मान लीजिए एक तो हो गया ये कंप्लीट लाइन। अब दूसरा लाइन हमारा पोएम का ये है, देख लीजिए, क्लियर है। तो ये दूसरी लाइन है हमारी। तो दोनों लाइन का जो शुरुआत है, आप देखिएगा दोनों लाइन का जो शुरुआत है वो यहाँ पर किससे किया गया है, सम से। यहाँ पर एस का एक्चुअली बाय मिस्टेक यूज है, टाइपिंग मिस्टेक है, सम से एंड सम से। तो सम से एंड सम से का मतलब आप समझ जाइएगा कि सम से ये लाइन भी शुरुआत हुआ है और सम से ये लाइन भी शुरुआत हुआ, यानी कि जब हम लोग के ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर किसी पोएम को स्टार्ट कर रहा हो तो सिंपली हम लोग उसके यूजेस को आगे फॉलो अप कर लेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, तो समझ जाएंगे कि वो एनाफ हो रहा है। क्लियर हो गया। आगे आते हैं एजोनेंस के बारे में। तो एजोनेंस हमारे साथ है, और एजोनेंस अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास वॉवेल लेटर्स के रिपीटेशन को होते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि आपके बिगनिंग में हो। तो वॉवेल लेटर्स का रिपीटेंस होना, यानी कि आप समझिएगा, देखिए यहाँ पर ओ रिपीट हो रहे हैं ना, यहाँ पर भी ओ रिपीट हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी ओ रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर भी ओ रिपीट हो रहे हैं। तो जहां पर ऐसे वर्ड्स रिपीट होते हैं, वॉवेल रिपीट्स होते हैं, उनके वॉवेल साउंड्स रिपीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस। और एजोनेंस और एलिट्रेशन में समझने के लिए बहुत आसान से भी चीज है कि आप उसे समझ सकते हैं। एजोनेंस और इलिट्रेशन में इससे आप समझ किसमें वॉवेल लेटर किसमें साउंड होगा सर, ये समझिएगा। ये देखिए कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है इलिट्रेशन, इसलिए इसमें कॉन्सोनेंट रिपीट होता है। और एजोनेंस में देखिए ये वॉवेल से एंड हो रहा है, तो ये वॉवेल का साउंड को रिपीट करते हैं। अब दूसरा आ जाते हैं हम लोग ना इमेजिनरी को बात करते हैं। इमेजिनरी क्या है, तो इमेजिनरी भी एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, और अब हम लोग इसके यूजेस के बारे में ध्यान देंगे। ये फिगर ऑफ स्पीच जो इमेजिनरी है, ये कंप्लीट इमेजिनेशन को दिखाता है। और फायर एंड आइज जो है एक इमेजिनेटिव पोएम है, तो ये इमेजिनेशंस के बारे में दिखाते हैं कि सोच करके देखिए। बहरहाल आप ये दिमाग में ला सकते हैं कि फायर जो है लोगों की विलिंगनेस जो कैसे दुनिया को डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर के चली, कैसे आइज जो है वो लोगों को दुनिया को डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर के चल जाएंगे। तो नो डाउट यहाँ पर इमेजरी का भी यूज किया गया है। क्लियर है। तो ये इतने सारे लिटरेशंस, एनाफोरा, एजोनेंस, पर्सोनिफिकेशन और एंजॉयमेंट जैसे फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं इनके यूजेस, किसका, थीमेटिक व्यू का। इनका थीमेटिक व्यू क्या है, तो चलिए हम लोग इनके थीमेटिक व्यू की ओर चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग वहाँ टाइम देंगे, फिर हम लोग इस पोएम को। चिल्ड्रन कभी भी ये मत सोचिए कि सर कम टाइम में हमें वीडियो देखने, आप जितना समय गुजारेंगे आपको उतना बेहतर तरीके से चीज समझ में आएगी। चलिए, वी विल थिंक फॉर द थीमेटिक व्यू नाउ। ओके, so let's see now the thematic view. Okay children, so what have I told you? थीमेटिक व्यू का मतलब सिंपल सा चीज है कि अगर पोएम्स के थीम को कंप्लीटली आपको समझना है, तो क्या आपने पोएम के थीम्स को बढ़िया से समझा या नहीं, क्लियरली आपने उसको देखा या नहीं, समझ में आ रहा है। थीमेटिक व्यू, लेट्स स्टार्ट नाउ। This is a 9-line single stanza rhyming poem with strong mature of iambic tetrameter and dimeter. With tetrameter and dimeter क्या होता है, मेरे पीछे वीडियो में बने हुए हैं, आप उसे बढ़िया से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं उसे खींचूंगा तो। The theme of the poem is a destructiveness of the passion of our desires and hatreds. Both these emotions are made to look more terrible by understatement. This extreme willingness of getting something can lead us towards destructions and war. हमारे लाइफ में ये फायर और आइस, यानी हमारे लाइफ में कुछ पाने की जो ललक है, कुछ ज्यादा करने का जो हमारे अंदर का विलिंगनेस है, वो हमारे लाइफ को वॉर की तरफ, डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है। किसी ने बड़े अच्छे लाइन में कहा था, सिंपल सा चीज, कि कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। जो आपके पास है वह सुख ही और वही संपत्ति है। आपके पास वही सुख संपत्ति को क्रिएट करने वाले सबसे अच्छे स्रोत हैं आपके जीवन के। तो जो है आप उसमें स्वतंत्र रहें, आप उसमें खुश रहें, सारा चीज आपको उसमें हासिल होगा। एक्सट्रीम इमोशंस जो आपके हैं,
जिसके प्रति आपका स्ट्रीमनेस होता है उस पर आप कंट्रोल करें, क्योंकि अगर वो नहीं है तो आपके लाइफ में सबसे पहले ध्यान रखिएगा क्या आएगा कि आपके लाइफ में कैटलिज्म आएगा, आप अपने लाइफ में इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शन की ओर चले जाएंगे। तो फायर एंड आइस की यह जो थीमेटिक व्यू है, यह जो ओपिनियन है, यह जो आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है, ये सिंपल इसका एक ही मतलब है, इसका थीम का कहना है कि मनुष्य अगर अपनी लाइफ में अपने अनंत इच्छाओं पर अगर काबू नहीं प्राप्त करे तो उससे लोगों के प्रति नफरत बढ़ जाएंगी, और वो नफरत लीड करेगा किस चीज को, हमारे लाइफ में डिस्ट्रक्शन को, डेथ को, लास्टलिज्म को, जीवन आपका समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। फायर that means desires, and desires, extreme desires, leads us and our life to death. Simply aish, that also means hatredness, and hatredness leads our life towards death. This is all enough about this, and I hope so you have understood it properly, and your complete questions answer will be given in the simple link. You go through that link and try to solve your questions. I hope so it will be easily understood. If not, then you can write there your questions, your queries. I will join you very shortly to help you with your answers. आज के लिए इतना ही चिल्ड्रन, और हम लोग किसी भी टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ी वीडियोस को देखने पड़ते हैं। शॉर्ट्स देख करके अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो, उसे पूरी तरह से देखो, समझो, ताकि वो आपके लाइफ में फायदे लाए। समय बचाने के चक्कर में आप अपनी लाइफ को शॉर्टकट रोड में मत लेकर जाओ, उसे बहुत नुकसान होता है। बी हैप्पी विद दिस प्रिपरेशन चिल्ड्रन, एंड नाउ वी विल कम टू सी यू अगेन विद द नेक्स्ट ऑफ माई टॉपिक। क्लियर है? आप हमारे चैनल को बहुत प्यार करें। Your love actually matters for me. Children, I hope I would have touched your least questions and least queries as well. You must not have any kind of questions after reading this poem. In this poem, you have completely understood every part of this poem. Why not? If you have word problem, you might have gone through the words also. You have completed your poetic devices, rhyming schemes, themes, and the most important part is the line by line explanation of this poem. Hope so you will give your love, you will share your love to this channel, and you will like and subscribe. You will let your friends as well to subscribe this channel. You will help all them to stand with my channel. Especially I am here for all classes. I will prepare the videos. I will just make the videos for every classes, children. I am here to support you in all other sorts, in all other cases, especially your literature and language. इस वीडियो को देखें, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फिर मैं दूसरे वीडियोस को लेकर आऊँगा आपके क्लासेस या किसी अन्य क्लासेस के लिए। तब तक के लिए इतना ही। Thank you very much. Please like and subscribe.